आहा, डेट क्या है ज़रा देखूँ। आज है 7 अप्रैल। अरे यार, आज तो मुझे यशार्थ को पेमेंट करनी थी। उसको प्रॉमिस कर रखा है यार, वो तो पैसे भी नहीं मेरे पास। ना कैश है, ना अकाउंट में पैसे हैं। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, चेक इश्यू कर देता हूँ। अकाउंट में पैसे तो है नहीं, डिपॉज़िट करेगा बाउंस हो जाएगा। मुझ पे थोड़ी कुछ होना है, मेरे तो अकाउंट में वैसे ही पैसे नहीं है। मगर यार, सुनने में आया उसमें कोई लीगल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ परेशानी आ सकती है। ज़रा एक काम करता हूँ, पहले ना रजत जी से पूछ लेता हूँ कि कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चलो फ़ोन करता हूँ मैं। हेलो, हाँ रजत जी। यार मैं एक ना चेक इश्यू करने वाला था, बट मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और वो बाउंस हो जाएगा। बट बाउंस होगा तो मुझे समय मिल जाएगा ना पेमेंट करने के लिए, मैं फिर से चेक इश्यू कर दूंगा। अब मेरा मन तो है नहीं पेमेंट करने का, ना मेरे पास पैसे हैं। तो क्या कह रहे हो आप? इसमें क्या सज़ा भी हो सकती है? जेल का साफ प्रावधान है और पैसे भी दे सकते, फाइन भी लग सकता है डबल। अच्छा हुआ आपने बता दिया मुझे। तो ज़रा बताइए कि सेक्शन 138 जो आप बता रहे हैं उसमें है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है कि अगर आप चेक इशू करते हैं इस पर्पज़ से कि आपको पेमेंट नहीं करनी है या आप नहीं चाहते किसी को पेमेंट हो, तो इसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में इसके प्रोविजंस डाले हुए हैं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 बोलता क्या है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डील करता है डिसऑनर ऑफ चेक के साथ। ये जो सेक्शन है ये चैप्टर 17 में आता है इस एक्ट के, और ये जो चैप्टर है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में डाला गया था 1988 में, जो कि इफेक्टिव हुआ था 29 मार्च 1989 से। इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करने का मेन पर्पस ही यही था कि जो चेक्स हैं जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज होते हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके और उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर उसमें चेक का यूसेज हो रहा है, तो एक कहीं ना कहीं गारंटी है या कहीं ना कहीं एक सेफगार्ड है कि उस जो चेक दिया गया है उसका जो अमाउंट है वो पेई को मिल जाएगा। ये जो सेक्शन है ये एक एडिशनल क्रिमिनल रेमेडी देता है पेई को। पेई कौन हो गया? जिसको पैसा लेना है, जिसको चेक दिया गया था। तो एक एडिशनल क्रिमिनल रेमेडी देता है सिविल रेमेडी के साथ साथ। सिविल रेमेडी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है पेई के पास। अगर लेट्स से उनको चेक दिया गया और उनको अमाउंट नहीं मिला जब उन्होंने चेक को प्रेजेंट किया बैंक के साथ, तो वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो सेक्शन अगर वो यूज करते हैं तो वो एक क्रिमिनल रेमेडी भी उनके पास अवेलेबल है। और ये रेमेडी जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें जो ऑफेंस होता है, जो अगर चेक डिसऑनर हुआ है उसका कॉग्निजेंस जो है कोर्ट तभी लेता है जब एक कंप्लेंट फाइल होती है। मतलब ऑटोमेटिक कॉग्निजेंस नहीं है, ये एक ऑप्शनल रेमेडी है। राइट अवेलेबल है, बट ये राइट अगर जब पे ही उसको एक्सरसाइज करेगा तभी ये रेमेडी उसके पास आएगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस सेक्शन के, और डिसऑनर ऑफ चेक के क्या प्रोसीजर हैं, क्या है, क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्शन 138 जो है एनआई एक्ट का, वो क्रिमिनलाइज करता है चेक डिसऑनर को, एक क्रिमिनल लायबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि इट इंश्योर्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ चेक्स इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। थर्ड जो है बहुत ही स्विफ्ट एंड इफेक्टिव लीगल प्रोसेस है। इट इंश्योर्स अ स्विफ्ट एंड इफेक्टिव लीगल प्रोसेस। इसका मतलब यही है कि जो प्रोसेस है सेक्शन 138 के अंडर, वो प्रोसेस बहुत ही क्विक है और जल्दी रेमेडी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर आप सिविल सूट भी फाइल करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो है 138 के अंदर थोड़ा जल्दी रिलीफ मिलता है और लीगल रेमेडी आपको मिलती है। नेक्स्ट करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेड प्रोविजन वाज इंटेंडेड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ एंड रिलायंस ऑन बैंकिंग सिस्टम। तो मेन पर्पस ही यही है कि चेक का ज्यादा से ज्यादा यूज हो, लोग चेक वाले ट्रांजेक्शन पे भरोसा करें, उनको मतलब एक अंदर ही अंदर एक विश्वास हो कि हाँ अगर मुझे चेक मिला है तो उसकी पेमेंट हो ही जाएगी। तो द ओवरऑल पर्पस इज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ एंड रिलायंस ऑन बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट वाज एनेक्टेड टू पनिश अनस्क्रुपुलस ड्रॉवर्स of check who though purport to discharge their liability by issuing check have no intention of really doing so। तो intention इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सेक्शन 138 है उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, उसमें इंटेंशन आपको प्रूव नहीं करनी है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर चेक बाउंस हो गया, नोटिस पीरियड दिया गया पेमेंट करने का, उसमें भी आपने पेमेंट नहीं करी, जो भी ड्रॉअर है ऑफ द चेक उसको सजा मिलनी। तो इंटेंशन डज नॉट मैटर, इट्स अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रोविजन। बट हाँ, कहीं ना कहीं कोर्ट ये भी देखता है कि जब चेक इशू हुआ था कि वेदर देयर वाज सीरियस इंटेंशन टू मेक पेमेंट और नॉट। तो सीरियस इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिसऑनेस्ट इंटेंशन या मेंस रिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस सेक्शन में है ही नहीं। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सेक्शन है। आपकी इंटेंशन अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर आपने चेक दिया, नोटिस पीरियड अगर वो बाउंस हो गया, नोटिस पीरियड में आपने पैसा नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आप एक जो लायबिलिटी है वो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेक्शन है बहुत ही बैलेंस सेक्शन है। इसमें जो पेई है उसका ध्यान तो रखा ही है उस सेक्शन में कि भाई अगर इनकेस चेक बाउंस होता है, पेमेंट नहीं आती है विद इन अ नोटिस पीरियड, तो उसके पास एक राइट तो है ही, बट साथ के साथ इन्होंने एडिक्वेट सेफगार्ड्स ड्रॉअर को भी दिए हैं जो चेक इशू कर रहा है। हो सकता है कभी गलती से चेक बाउंस हो जाता है, नहीं ध्यान रखा हो, जो ऑनेस्ट जो ड्रॉअर्स हैं उनका भी सेफगार्ड रखा है। तो देयर आर सर्टेन प्रोविजोस जो कि सेफगार्ड करते हैं ड्रॉअर्स ऑफ द चेक को भी। उसमें एक टाइम दिया जाता है ड्रॉअर को कि भाई अगर लेट्स से आपका चेक डिसऑनर हो गया है फॉर व्हाटएवर इज द रीजन, तो आप पेमेंट कर दीजिए। तो एक कहीं ना कहीं दोनों को इसमें सेफगार्ड दिया गया है कि जो पेई है उसको भी पैसा मिल जाए और जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अगर इनकेस गलती से हो गया या कुछ भी रीजन से हो गया है तो पेमेंट कर दे। सेक्शन 138 के लीगल प्रोविजन देख लेते हैं। अ चेक मस्ट बी ड्रॉन फॉर पेमेंट टू अनदर पार्टी टू डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट एनी डेट और अदर लायबिलिटी। तो यहाँ पे एनी डेट और अदर लायबिलिटी को ध्यान रखिएगा, ये लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब ये है जो डेट है वो लीगली इन्फोर्सेबल हो, और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइम बार डेट ना हो या कोई इलीगल ट्रांजेक्शन से वो डेट ना क्रिएट हो रहा हो, तो लीगली इन्फोर्सेबल डेट होना चाहिए सबसे पहली बात। और जो चेक है वो 3 महीने के अंदर अंदर आप प्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। 3 मंथ्स का मैं टाइम इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप सेक्शन में देखेंगे, सेक्शन में तो लिखा है 6 मंथ्स और वैलिडिटी ऑफ द चेक विच एवर इज अर्लियर। तो पहले जो वैलिडिटी होती थी चेक की वो 6 मंथ्स की होती थी, बाद में रिड्यूस करके उसको 3 मंथ्स कर दिया गया है। तो यही मान के चलिए कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको चेक जो है डिपॉजिट करना है। नेक्स्ट जो है द चेक मस्ट बी रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, पहला रीजन। सेकंड, एक्सीडिंग द अरेंजमेंट विद द बैंक, कोई बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हो या कुछ अग्रीमेंट हो बैंक के साथ कि इससे ऊपर अमाउंट आपने नहीं ऑनर करना है। तो ये 2 रीजन जो है सेक्शन में दे रखे हैं। एनी अदर रीजन ये मैंने ऐड किया है। इसका रीजन ये है बिकॉज बहुत सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कि बोला गया कि अगर कोई और भी रीजन है जिसकी वजह से चेक बाउंस हो रहा है, वो भी जो है इस सेक्शन में कवर होता है, क्योंकि इसके अंदर 30 डेज का अगर आप देखेंगे तो 30 डेज में नोटिस इशू करना होता है और उस नोटिस में 15 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है टू मेक द पेमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर ये नोटिस देने के बाद पेमेंट नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन दिख रही है कि पेमेंट नहीं करनी है। 2 जजमेंट्स हैं जिसमें कि दूसरे रीजंस के बेसिस पे भी अगर चेक जो है डिसऑनर हो रहा है उसको क्रिमिनली लायबिलिटी उसमें भी अट्रैक्ट करी गई है, मतलब दी गई है। तो अब देखिए जैसे एक रीजन हो गया लेट्स से मिसमैच इन सिग्नेचर्स, तो ये भी एक रीजन है। तो अगर ये भी रीजन है तो इस अगर आप मिसमैच ऑफ सिग्नेचर से भी अगर चेक बाउंस हो रहा है तो दैट मीन्स वो भी जो है उस 138 सेक्शन के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्टेप में द पे मस्ट इशू अ लीगल नोटिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ चेक बाउंसिंग। तो डेट ऑफ रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेट ऑफ बाउंसिंग की बात नहीं कर रहा है, वो जब ये कह रहे हैं जब आपको बाउंसिंग की इंफॉर्मेशन मिल गई है तब उससे आपको 30 डेज का टाइम मिलता है टू इशू दी नोटिस। अब वो नोटिस में क्या होता है, नोटिस के अंदर 15 डेज का टाइम दिया होता है कि भाई आपको 15 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ दिस नोटिस आपको पेमेंट करनी, जो ड्रॉअर है उसको ये नोटिस दिया जाता है। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, रिसीप्ट ऑफ नोटिस। तो जब उनको ये जो नोटिस आपने दिया है 30 डेज वाला जो इशू किया है वो रिसीव हो जाएगा तो उसके 15 डेज के अंदर उनको पेमेंट करनी होती है। और अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं 15 डेज के अंदर अंदर तो यहाँ पे राइट आ जाता है पेई के पास कि वो जो है एक महीने के अंदर अंदर फ्रॉम विद इन 1 मंथ मजिस्ट्रेट के साथ कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और जो कंप्लेंट है ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है और इसके अंदर प्रॉपर ट्रायल चलता है और पूरा कॉग्निजेंस लिया जाता है इस चीज़ का, इस ऑफेंस का। और इसका ट्रायल करने के बाद जो भी सज़ा है जो भी है डिपेंड्स ऑन दी केस, डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कोर्ट जो है उसमें कार्यवाही पूरी करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर 1 मंथ के अंदर अंदर ये क्या कहते हैं फाइल नहीं की कंप्लेंट तो फिर ये राइट आपका चला जाता है। कॉन्डोनेशन का प्रोविजन है, अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तो आप अगर जेन्युइन रीजन है तो कोर्ट उसका तभी कॉग्निजेंस ले सकता है, तो कॉन्डोनेशन भी हो जाता है। बट ये है कि ध्यान रखिएगा 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 15 डेज टाइम आपको कंप्लेंट फाइल करनी ही करनी है मजिस्ट्रेट के साथ टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 138। जैसे मैंने आपको बताया इम्प्रिजनमेंट का इसके अंदर प्रोविजन है, ये मैक्सिमम सजा है, ये ध्यान रखिएगा, कम भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि 2 साल लिखा है तो 2 साल की ही जेल हो या डबल ऑफ द चेक अमाउंट ही हो, ये और लिखा है इसके अंदर या तो 2 साल की सजा 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन अप टू ट्वाइस द
चेक अमाउंट और बोथ। डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्या ऑफेंस है, क्या फैक्ट्स रहे केस के अंदर, क्या इंटेंशन थी, हो सकता है कुछ गलती से हो गया हो, मतलब कुछ भी केस हो सकता है। तो वो कोर्ट के ऊपर है वो कितनी सजा देता है। ये मैक्सिमम सजा है और इससे कम भी मिल सकती है। हो सकता है 2 दिन की सजा मिल जाए, 10 दिन की मिल जाए, आपको वो भी ना मिले, खाली फाइन से काम चल जाए। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि सिविल रेमेडी तो इनके पास होती है पेई के पास। एक फटाफट टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे 138 जो है अप्लाई होता है। तो लेट्स से कि मैंने जो है एक चेक डाला 13 जनवरी 2025 को। मुझे किसी ने चेक इशू किया था, मैंने चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक के साथ 13 जनवरी 2025 को। अब जो है मुझे वो जो चेक जो है वो जैसे ही प्रेजेंट हुआ बैंक के अंदर वो बाउंस हो गया और मुझे जो है इन्फॉर्मेशन मिली 20 जनवरी 2025 को। तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे 30 डेज का टाइम, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 138 प्रोविजो बी में दिया हुआ है 30 डेज का टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ बाउंसिंग मेमो या इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे 30 डेज का टाइम दिया गया। मेरे पास 19 फेब तक का टाइम था वो नोटिस, डिमांड नोटिस इशू करने का। मैंने नोटिस जो है 30 डेज एक्सपायर होने से पहले पहले इशू कर दिया 14 फेब को। इशूइंग द नोटिस, डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस इज 14 फेब 2025। अब इसके अंदर जो है मैंने लिखा कि मैं आपको 15 डेज का टाइम देता हूँ फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस नोटिस टू मेक द पेमेंट, क्योंकि आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। मैं इस नोटिस का भी एक बार हम डिस्कस करेंगे कैसे नोटिस बनाते हैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर। अगर आपको प्रैक्टिकली, अगर आप नए लॉयर एडवोकेट बने हैं या अगर आपको कोई नोटिस भेजना है तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उस नोटिस के। तो वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। 14 फेब के बाद 16 फेब को जो है वो नोटिस उसको रिसीव हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रिसीट की डेट है उससे हमें टाइम देना है, तो रिसीप्ट इज इंपॉर्टेंट। 16 फेब 2025 को जो उनको रिसीव हुआ नोटिस। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया रिसीप्ट के बाद क्या होता है, 15 दिन का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो लास्ट डेट पेमेंट करने की क्या थी, 2 मार्च 2025। इट इज द लास्ट डेट टू मेक द पेमेंट। अगर 2 मार्च 2025 तक पेमेंट नहीं करता है ड्रॉअर ऑफ द चेक, तो आपके पास राइट आ जाता है एक कंप्लेंट फाइल करने का मजिस्ट्रेट के साथ विद इन 1 मंथ। मतलब मैक्सिमम डेट है 1 अप्रैल 2025 है, मतलब मुझे 3 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में कंप्लेंट फाइल करनी ही करनी है मजिस्ट्रेट के साथ, ताकि इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले पाए मजिस्ट्रेट। जैसे मैंने पहले भी बताया कॉन्डोनेशन का प्रोविजन है, डिले कॉन्डोन हो सकती है, बट ऑब्वियसली जो प्रोविजन है वो यही कहता है लास्ट डेट टू फाइल द कंप्लेंट इज 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड टू मेक पेमेंट which is given under section 142B. Conclusion में यही है कि it's a very crucial legal provision. It provides a deterrent effect against check fraud and business must comply with check issuance. मतलब check issuance की जो best practices हैं उसके साथ business जो है comply करें। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो section है इट इनकॉर्पोरेट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया इसमें मेन जरिया का कहीं प्रोविजन नहीं है। आपकी चाहे इंटेंशन डिसऑनेस्ट ना भी रही हो, बट का चेक डिसऑनर हो गया और 15 दिन के अंदर अंदर जो नोटिस आया था आपने नहीं पे किया, तो चाहे आपकी इंटेंशन ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 138 इनकॉर्पोरेट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और ये पीनल प्रोविजन है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड, इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली। आई होप आपको सेक्शन 138 के बारे में और डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में कुछ समझ में आया हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको रिप्लाई करने की। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।